ईरान का एक और बड़ा धमाका। हमलों में शामिल अमरीकी पायलट्स के नाम, रिहाइश और फ़ोन नंबर्स जारी कर दिए गए। ईरान की तरफ से ये कदम ईरानी लीडरशिप को कत्ल करने के लिए हेड मनी मुकर्रर करने के अमरीकी ऐलान के बाद सामने आया, और इसके साथ ही ईरान ने अब नए हुर्मुज़ के साथ बाबुल मंदब को भी बंद करके आलमी तेल मार्केट को चोक करने का ऐलान कर दिया है। आलमी तेल की मंडी को जो है ना वो ये जो ईरान का ऐलान है, इससे कम से कम 440 वोट का तो झटका डेफिनेटली मिला है, क्योंकि अगर बाबुल मंदब अब नए हुर्मुज़ की तरह बंद कर दिया जाता है तो बहीरा अहमर के रास्ते होने वाली तिजारत, जिसका ज्यादातर फायदा यूरोप और इसराइल उठाते हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद होकर रह जाएगा, जो कि इन ममालिक की मईशत को डुबोने के लिए काफी होगा। यही वजह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के करीबी मुशीर ने उन्हें ऐलान फतह करते हुए ईरान जंग से बाहर निकलने का मशवरा दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक जितनी देर तक अमेरिका ईरान की जंग में उलझता रहेगा, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम्स उतनी ही ज्यादा क्रिएट होती रहेंगी। लिहाजा ये जो मशवरा है, इस पर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कान धरने चाहिए। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल अमेरिका और यूरोप के लिए किस तरह खतरा बन रही है। अगर आप गौर करें तो गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनमें से एक, बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर हमला, और उस हमले में अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने का ईरानी दावा सामने आया है। जबकि दूसरी डेवलपमेंट में नेटो के फौजी मरकज़ को निशाना बनाया गया है, जो कि अरबेल इराक में वाक़ था। और ये जो नेटो का मरकज़ है, इस पर होने वाले हमले की फ्रांस और इटली दोनों ने तस्दीक कर दी है। अब ये जो दोनों हमले हैं किस तरीके से अहमियत के हामिल हैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि ये जो नेटो का मरकज है, इस पर होने वाले हमले से पहले तुर्की में जो एक अमेरिकी अड्डा था, उसके ऊपर मिसाइल अटैक किए जाने की खबर सामने आई थी, और बाद अज़ां इस बात का इंकशाफ हुआ था कि तुर्की के ये जो अर्नचर का अड्डा है, यहाँ पर अमेरिका के एटम बॉम्ब्स, जिनकी तादाद 50 से 60 के करीब है, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये दावा सामने आया था कि ईरान ने इनफैक्ट एटमी बम्स के ये जो ज़ख़ीरा है, इसको निशाना बनाने की कोशिश की गई। तुर्की ने इस बात की तरदीद की कि ये जो मिसाइल अटैक हुआ था तुर्की के इलाके में मौजूद इस बेस के ऊपर, वो ईरान की तरफ से नहीं हुआ था, जबकि ईरान ने भी इस तरह के किसी भी हमले से वाज़ेह तौर पर जो है उसकी तरदीद की थी और कहा था कि जनाब ईरान की तरफ से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसका मतलब ये है कि मिसाइल आया और वो एयर डिफेंस सिस्टम जो तुर्की का था, उसने उसको नाकारा बना दिया। लेकिन वो मिसाइल कहाँ से आया, इसके बारे में अभी तक रावी जो है वो खामोश है। मुमकिना तौर पर इस बेस के ऊपर जो कि तुर्की में थी, इस पर अटैक का मकसद नेटो के आर्टिकल 5 को इन्वोक करना था, क्योंकि अगर इस अड्डे पर हमला हो जाता और ये जो एटमी हथियार थे उनको नुकसान पहुंचता या ना पहुंचता, लेकिन इस अड्डे पर हमले के बाद नेटो का आर्टिकल 5 इंटैक्ट हो जाता, और उसके नतीजे में ये जो नेटो ममालिक हैं, ये ईरान के ऊपर हमला करने पर मजबूर हो जाते। तुर्की की तरफ से इस ऐलान के बाद कि जनाब ये जो मिसाइल था ये ईरानी नहीं था, उसने इनफैक्ट इस सारी की सारी साजिश को बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दिया। उसके कुछ देर के बाद अरबेल जो इराक में अमेरिकी बेस है, और बताया जाता है कि इसको नेटो का बेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नेटो ममालिक की अफवाज भी मुकीम है, यहाँ पर मिसाइल अटैक किया गया। उस मिसाइल अटैक में ना सिर्फ अमेरिका का ये जो एक रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट था वो तबाह हुआ, बल्कि 6 अमेरिकी फ़ौजी और 6 फ्रांसीसी फ़ौजी भी मारे गए। और इस बेस पर अटैक के बाद इटली ने जो है वो वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि वो ईरान जंग में कूदने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस बेस पर भी जो अटैक हुआ, उसका बुनियादी मकसद आर्टिकल 5 को इन्वोक करना था, ताकि नेटो ईरान के ऊपर हमला कर दे। अब अगर हम गौर करें
تو یہ تیسری ایسی کوشش ہے جس میں مختلف ممالک کو ایران کے اوپر حملے میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جو خلیجی ممالک ہیں جس میں سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات ہیں، ان کو بھی اچھا خاصا اکسایا گیا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ نہ تو سعودی عرب نے ایران کے اوپر حملہ کیا اور نہ ہی متحدہ عرب امارات کی طرف سے ایران کے خلاف کسی طرح کی کوئی جارحیت کی گئی۔ دونوں ممالک نے اس بات کا اظہار کیا کہ اگرچہ ایرانی حملے ان کی سوورینٹی کے خلاف ہیں، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ اس کا جواب دیا جائے گا، لیکن کسی طرح کی کوئی فوجی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں اس بات کے خواہش مند ہیں کہ دیگر ممالک اس جنگ میں شریک ہوں تاکہ وہ اس جنگ سے پیچھے ہٹ جائیں اور اس کو ایک علاقائی یا نیٹو ورسز ایران یا خلیجی ممالک ورسز ایران جنگ کی شکل دے دی جائے اور ان کو کسی طرح کی فیس سیونگ مل جائے، جس کی جو کوششیں ہیں اب تک کی 3 کوششیں وہ ہو گئی ہیں مکمل طور پر ناکام۔ اب یہ جو دوسری ڈیولپمنٹ ہے جس میں بغداد میں امریکی سفارت خانے پر اٹیک کیا گیا، تو اس کے حوالے سے ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ جو جوش لیڈرز ہیں اور دیگر مقامات جو کہ امریکی اور اسرائیلی فوج کے مراکز ہیں، ان کو نشانہ بنانے کا جو اعلان ہے ان کی طرف سے سامنے آیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں نتن یاہو جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم ہیں، ان کے حوالے سے بھی مختلف خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کبھی نتن یاہو کے مرنے کی خبر سامنے آ رہی ہے، کبھی نتن یاہو کے ایرانی حملے میں زخمی ہونے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ یہ تصویر جس کا آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ تصویر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو زخمی حالت میں کسی عمارت کے ملبے سے نکالا جا رہا ہے، اور اس تصویر کو بعد ازاں یہ جانچنے کے لیے کہ یہ تصویر اصلی ہے یا اے آئی جنریٹڈ ہے، ایک ایپ ہے، اس کے ذریعے اس تصویر کا جائزہ لیا گیا تو اس تصویر کو 99% اوریجنل ڈکلیئر کیا گیا ہے اے آئی کی طرف سے کہ جناب اس تصویر کے اندر کسی طرح کی کوئی آلٹریشن نہیں کی گئی، یہ تصویر حقیقت پر مبنی ہے۔ اور اگر اے آئی کا یہ دعویٰ درست ہے تو پھر اسرائیلی وزیر اعظم اس وقت زخمی حالت میں کسی جگہ پر موجود ہیں، جبکہ دوسرا دعویٰ اس بنیاد پر سامنے آ رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کی ایک تقریر جو کہ انہوں نے 2 روز قبل کی تھی، اس کو بھی ایک اے آئی ریکارڈڈ جو تقریر ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ 2 مقامات پر یہ جو اے آئی کی جھلک ہے اس خطاب کے اندر نظر آتی ہے۔ ایک موقع پر ان کی ہاتھ کی 6 انگلیاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ دوسری جگہ پر ان کے جو منہ کے دانت ہیں وہ غائب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ایک آلٹرڈ تقریر ہے جس کو جاری کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اعلان جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے ایکس اکاؤنٹ سے جاری کیا گیا، جو کہ اسرائیلی پرائم منسٹر کا سرکاری اکاؤنٹ ہے، تو ایک ٹویٹ کیا گیا جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے کہاں ہے، رابطہ ہو جائے گا تو ان کی تفصیلات کو شیئر کر دیا جائے گا۔ بعد ازاں اس ٹویٹ کو اس اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، لیکن یہ ٹویٹ بھی اس وقت اس کے اسکرین شاٹس موجود ہیں۔ تو ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کہ اس نے زائنسٹ لیڈرز کو نشانہ بنایا ہے، یہ کسی حد تک درست محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک اسرائیلی وزیر اعظم کی کوئی پبلک اپیرنس نظر نہیں آئی، اور جو نظر آئی ہے وہ اے آئی جنریٹڈ ہے۔ لہٰذا اس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں جس میں ایران کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ صہیونی ریاست کے اہم رہنماؤں کے اہم مقامات اور خطے میں امریکی فوج کے 3 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ IRGC کے ترجمان کے مطابق امریکی اور اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے میزائلز اور ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ خود کش ڈرون نے بغداد میں امریکی سفارت خانے کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو نشانہ بنایا۔ اس حوالے سے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ عراقی دارالحکومت بغداد میں امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں ہیلی پیڈ پر میزائل سے حملہ کیا گیا، جس کے بعد سفارت خانے کے کمپاؤنڈ سے دھواں اٹھتا بھی دیکھا گیا ہے، اور امریکی میڈیا
मीडिया ने इस बात का दावा भी किया है कि कतर के अल अदीद एयर बेस पर भी मुतअद्दिद धमाके सुने गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब हमने ईरान की जो फौजी सलाहियत है उसको मुकम्मल तौर पर एलिमिनेट कर दिया है, ये 100% दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ईरानी मिसाइल अटैक्स अब ताक कर जिस तरीके से निशाने पर लग रहे हैं ऐसा ना हो रहा होता। इसके साथ साथ अमेरिका की तरफ से मुश्तबा खामेनेई और दीगर जो ईरानी शख्सियात हैं उनकी हेडमनी मुकर्रर की गई है। मुश्तबा खामेनेई साहब के जो सर की कीमत है वो $1 करोड़ जो है वो रखी गई है। इसके रद्द-ए-अमल में ईरान ने वो तमाम अमेरिकी पायलट्स जो कि ईरान पर हमलों में कार्रवाइयों में शरीक रहे हैं उनके नाम, पते और फ़ोन नंबर जारी कर दिए हैं। और ये जो है उनकी तरफ से एक बाज़ाब्ता तौर पर वीडियो जिसके चंद स्क्रीनशॉट्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं सामने आई है, जिसमें उस कार्रवाई में मौजूद फौजियों के नाम और उनके टेलीफोन नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ईरान ने इस बात का इजहार किया है कि अगर आप हमारे लीडर्स के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो आपके ये जो पायलट्स हैं इनकी शनाख्त भी हमसे पोशीदा नहीं है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ अब नए हुर्मज़ की बंदिश ने भी इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट किया है, और उसके साथ साथ बाबुल मुंदब के हवाले से भी जो इशारे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि बाबुल मुंदब को भी ईरान एक स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल जो है वो करना चाहता है। और बाबुल मुंदब की बंदिश ये भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अमेरिका, यूरोप और इसराइल पर दबाव डालने के लिए, क्योंकि ये भी एक जिस तरह अब नए हुर्मज़ एक तंग जो है वो एक रास्ता है, इसी तरीके से बाबुल मुंदब भी बहीरा अहमर का एक तंग रास्ता है जो कि अमूमी तौर पर हुसी बागियों के निशाने पर रहता है। और हुसी बागी यमन के जो हैं वो ईरान के साथ अपनी रग़बत रखते हैं, वो ईरान के साथ अपना खुलूस रखते हैं, और इसी बुनियाद पर ये जो इस रास्ते से गुजरने वाले जो तिजारती जहाज़ हैं उनको भी निशाना बनाया गया है, ख़ास तौर पर अमरीकी और इसराइली जहाज़ों को माजी में। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि बाबुल मुंदब एक तंग रास्ता है जो बहीरा अहमर को खलीज अदन और बहीरा अरब से मिलाता है। अगर ईरान और उसके इत्तेहादी यहाँ पर अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा दें तो बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी के लिए इंश्योरेंस के अखराजात इतने ज़्यादा बंद हो जाएंगे, इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि ये रास्ता अमली तौर पर बंद हो जाएगा। ईरान ने इशारा दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अब नए हुर्मज़ के साथ साथ दूसरे चोक पॉइंट यानी बाबुल मुंदब को भी कंट्रोल कर सकते हैं ताकि आलमी ताकतों पर दबाव बढ़ाया जा सके। और ये बात भी अहमियत की हामिल है कि ये जो बहीरा अहमर है इसके इस रास्ते पर जो सऊदी अरब की जो तिजारत है वो भी इसी रास्ते से होती है। मुत्तहिदा अरब अमारात भी इसी रास्ते को, बाबुल मुंदब के रास्ते को इस्तेमाल करता है। और अभी रिसेंटली जो मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो तलखी हुई थी वो भी बाबुल मुंदब पर कंट्रोल के हवाले से हुई थी, जहां पर यमन से बिल्कुल ये जो उनकी पोर्ट है उसके बिल्कुल सामने सोमाली लैंड के इशू को उजागर किया गया था। तो ये इनफैक्ट बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, और अगर इनको चोक कर दिया जाए तो फिर यकीनी तौर पर जो दुनिया के अंदर तेल का एक ना सिर्फ बहरान पैदा हो जाएगा बल्कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो $200 से भी ऊपर निकल जाएंगी, और ईरान अपने ऊपर हमले को एक आलमी क्राइसिस के तौर पर सामने लाना चाहता है ताकि वो इस दबाव को इस्तेमाल करे अमेरिका को अपनी फ़ौजें और ये जो उनके आर्माडास हैं इनको वापस निकालने के लिए। और अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आ रही है, जबकि नेटो और खलीजी ममालिक को इस जंग में घसीटने की जो अमरीकी और इसराइली कोशिशें हैं वो मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं। तो लिहाजा ये जो सूरत हाल है मुझे ऐसे लगता है कि हर गुज़रते दिन के साथ ना सिर्फ गंभीर हो रही है बल्कि इसके जो असरात हैं वो भी आने वाले दिनों के अंदर और ज़्यादा शदीद होकर हमारे सामने आ सकते हैं। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔